नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जनरल एग्रीकल्चर में यूनिट 2 देख रहे हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो यूनिट 1 में था। अब जो आपकी बुक है नेब्रासुंडा, उसके अंदर आप यूनिट 2 देखोगे। जनरल एग्रीकल्चर के अंदर यूनिट 2 देखोगे जिसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमें देखना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होता है, फिर रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है जिसको साइट स्पेसिफिक फार्मिंग बोलते हैं, टेरा फार्मिंग क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स कर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ये पूरी यूनिट 2 के अंदर जितनी भी चीज़ें सारी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अब कंफ्यूजन हो कि सर एग्रीकल्चर लिखा हुआ टॉपिक इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि अगर आप नेमरासुडा बुक उठाओगे तो उसमें आपका जो जनरल एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जो यूनिट 2 है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर सारी डेफिनेशन दी हुई है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से टेरा फार्मिंग और ये सारी चीज़ें, रिस्पॉन्स कर्व और ये, तो उसके बारे में हम सारा आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही मिलेगा आपको यूनिट 2 और यहाँ पे टॉपिक इसी तरीके से यूनिट वाइज ही चलेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 जो है आपको एग्रीकल्चर के फॉर्म में दिया हुआ है। और एग्रीकल्चर क्या होता है सबने हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर पहला हमें डिस्कस करना है क्या, सस्टेनेबल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डिस्कस करना है, इसी को बोलते हैं इको फार्मिंग। इको फार्मिंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बुक के अंदर, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया बच्चा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है सतत कृषि, सतत कृषि या स्थायी कृषि, ठीक है। आपको स्थायी कृषि बोल सकते हो। इको फार्मिंग मतलब होता है पारिस्थितिक खेती, पारिस्थितिक खेती, ठीक है। मतलब पर्यावरण को बचाते हुए, अगर हम पर्यावरण को बचाते हुए खेती करेंगे तो लंबे समय तक खेती करेंगे, सतत खेती कर पाएंगे, लगातार जो है खेती कर पाएंगे हजारों वर्षों तक, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल का क्या मतलब है, देखो एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जीवन निर्वाह फार्मिंग, आपने सुना होगा। जीवन निर्वाह का मतलब क्या है बच्चा, कि हमें क्या करना है यहाँ पर, हम क्या लगा रहे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध इनपुट है उनको लगाकर हम प्रोडक्शन ले लें, मतलब हमारे स्वयं के खाने के लिए जो है लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इनपुट हमारे पास है घर में, जो भी हमारे पास जो खाद है घर का, वो लगा के हम जो इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं उसको हमने सस्टेनेबल बोला, मतलब जो हमारी जीविका के आधार पर। एक कॉमर्शियल हो जाएगा। कॉमर्शियल मतलब जिसमें हम हाई इनपुट का यूज़ करके हाई प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। हाई इनपुट का यूज करके हाई प्रोडक्शन ले रहे हैं। सस्टेनेबल में क्या होता है, लो इनपुट लो आउटपुट। लो इनपुट लगा रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो भैया हमें लो इनपुट बिल्कुल कम, जो हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ है, अगर गोबर की खाद वगैरह डाल दी, और आउटपुट भी हमें कमी मिलेगा जो हमारे खाने के लिए चाहिए। और कमर्शियल जो फार्मिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, हम हाई इनपुट लगा के हाई क्या ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हैं। मतलब हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कीटनाशक यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट यूज कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। लेकिन कॉमर्शियल वाली जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है वो लंबे समय तक नहीं होगी, इसको टिकाऊ नहीं बोलते, इसको टिकाऊ खेती बोलते हैं। सस्टेनेबल मतलब इसको हम सतत की जगह टिकाऊ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टिकाऊ खेती, टिकाऊ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल वाली जो हम कर रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड कर रहे हैं, हाई यूज ऑफ हर्बिसाइड कर रहे हैं, जो हमारी सोइल को खराब कर रहा है, साथ ही इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहा है। एक समय तक हमें क्या मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, इन दोनों के बीच का पार्ट है। मतलब क्या है, टिकाऊ खेती, सतत खेती या पारिस्थितिकी खेती, मतलब क्या है इसका। हाँ हाँ, कई अंतर, कौन को, ठीक है बाहर ले लो। हम्म, चलो। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि यहाँ पर इनपुट लगाएंगे हम कम, लो इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट लेंगे। कैसे, यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमें लेना है लो इनपुट, मतलब यहाँ पर लो इनपुट का इन द सेंस लो कास्ट इनपुट। पहली चीज़ कि हम वही इनपुट यूज़ करेंगे जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। और ऐसे इनपुट कौन से हैं जिसकी कॉस्ट कम है, ऐसे इनपुट कौन से जिसकी कॉस्ट कम है, तो बच्चा जैसे हमारा मेन्योर आ जाता है ना, मेन्योर खाद, जो घर की खाद है उसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। तो एक तो आ जाएगा आपका घर की खाद, है ना। और हमें यहाँ पर क्या करना है, लो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज करना है या नहीं करना है, नो यूज, ठीक है, या फिर नो यूज, या तो कम से कम करना है या नहीं करना है।
तो लो कॉस्ट इनपुट मतलब कि जिसकी कॉस्ट कम आती है, जैसे कि अगर हम फर्टिलाइजर लेने जाएंगे केमिकल फर्टिलाइजर तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर वही हमारे पास मेन्योर उपलब्ध है घर पर, हमारे पास गाय भैंसे हैं, लाइव स्टॉक अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें खाद मिल जाएगी, इस खाद का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या करेंगे हम, देखो या तो हम कर रहे हैं लो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, लो कॉस्ट इनपुट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा एक तो हमारी क्या रहेगी, सोइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। सोइल फर्टिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन, क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्यों, क्योंकि हम फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करके खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मेंटेन क्या रहेगी, फर्टिलाइजर मेंटेन रहेगी, और जो इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल हार्मोनी रहेगी। इकोलॉजिकल हार्मोनी का क्या मतलब है कि जो पारिस्थितिकी है, जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है हमारा, वो संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, जो हमारी फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो बनी रहेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अगर हम केमिकल मतलब रासायनिक खरपतवारों रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके खादों का, लो कास्ट इनपुट का यूज करें। सतत सस्टेनेबल का मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि मेन्यूअर इस्तेमाल करना है। ठीक है भैया, अगर हम कम लगाकर ज़्यादा कैसे लेंगे, एक तो मेन्यूअर, फिर हम यहाँ पर क्रॉप रोटेशन भी यूज़ करेंगे, सीधी सी बात, क्रॉप रोटेशन भी इसके अंदर ही आता है। तीसरा, क्रॉप रोटेशन के बाद यहाँ पे मेन्योर हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री भी यहाँ पर करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री भी इसके अंदर की जाती है। तो ये सारे जो है इनपुट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लो कास्ट इनपुट यूज़ करना है, मेन्यूअर क्रॉप रोटेशन करना, फसल चक्र अपनाना है, क्रॉपिंग पैटर्न अपनाना है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी करनी है, मतलब फसलों के साथ साथ क्या पेड़ भी लगाने हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फसलों के साथ पेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को भी हमें संतुलन बनाए रखना है, उसको भी बचाते हुए चलना है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग का मतलब यही है कि कम से कम इनपुट्स का उपयोग करके हम जो है सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हुए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हुए अधिक से अधिक उत्पादन ले, ताकि हम लंबे समय तक खेती कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन को हम बेहतर चीज दे सके। ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना उत्पादन कर सके और नेक्स्ट जनरेशन को भी खाने मतलब खिलाने के लिए पैदा कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो गई। ठीक है, लो कॉस्ट इनपुट लेना और मतलब लो इनपुट हाई आउटपुट, सीधा सा कॉन्सेप्ट में क्या चलता है यहाँ पर, लो इनपुट और हाई आउटपुट, ये कॉन्सेप्ट चलता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये कॉन्सेप्ट चलता है कि इनपुट कम यूज करना है और आउटपुट हमें ज़्यादा लेना है। क्लियर है ये चीज। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे यहाँ पर दूसरा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या आ जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या इसी को बोलते हैं क्या, लैंड रोटेशन, या इसी को बोलते हैं झूमिंग। क्या बोलते हैं, झूमिंग, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, झूम खेती। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, झूम खेती इसको बोलते हैं। ठीक है, पुराने समय की अगर हम बात करें कि पुराने समय में, एशियन टाइम में लोग क्या करते थे, जंगलों को काटते थे, वहां पर खेती करते थे। जब वहां की भूमि खराब हो जाती थी, सोइल बंजर हो जाती थी, तो फिर आगे जंगल को काटकर फिर वहां पर खेती करते थे। इस तरीके से जंगल को काटकर खेती करना झूम खेती कहलाता है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न मतलब जलाकर खेती करना, जलाकर जगह साफ कर वहाँ खेती करना। जब वहाँ पर बंजर हो जाती भूमि, फिर आगे पेड़ पौधों को काटकर जलाकर वहाँ पर खेती करना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब यही है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, सेम क्रॉप यूज करते हैं लोग। पुराने समय में एक ही क्रॉप को लगाते थे, सेम क्रॉप। सेम क्रॉप कौन सी, जनरली वो राइस क्रॉप, चावल की फसल लेते थे। ठीक है, हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी आपको समझ में आ रही, एक ही प्रकार की सेम क्रॉप मतलब एक ही प्रकार की फसल, वो भी कौन सी, चावल, राइस की फसल को कहाँ लगाते थे, सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट लैंड, सेम फॉरेस्ट लैंड में, सेम फॉरेस्ट लैंड। सेम फॉरेस्ट लैंड का मतलब क्या हो गया, मतलब जो उसी प्रकार, मतलब एक ही प्रकार की भूमि में, मतलब उसी भूमि में जो फॉरेस्ट जंगल की, एक ही जंगल में जहां पर इन्होंने पेड़ पौधे काटे, वहीं पर ईयर आफ्टर ईयर, क्या बोल सकते हैं, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर,
मतलब वर्ष दर वर्ष, साल दर साल ये एक ही फसल को एक ही भूमि में लगाते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? जनरली ट्राइब्स। ट्राइब्स जो होती है, जनजातियां जो होती है, जो जंगलों में रहती हैं, वो यही करती है कि जो एक ही फसल की फसल, जनरली वो राइस की फसल को लेते हैं और साल दर साल उसी भूमि में जो है, एक ही भूमि में, जंगल की उसी एक ही भूमि में साल दर साल वहां पर लगाते हैं। अब साल दर साल लगाने से होता क्या है कि वहां की जो सोइल है, वहां की जो सोइल है उसकी क्या हो जाती है? फर्टिलिटी लॉस्ट। फर्टिलिटी क्या हो जाती है? फर्टिलिटी हो जाती है लॉस्ट। ठीक है, वहां की जो उर्वरक क्षमता जो है वो हो जाती है खत्म। और एक ही जगह से, एक ही भूमि में एक ही क्रॉप हम बार 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 लिए जा रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या कर देते हैं? लैंड रोटेशन का मतलब है कि लैंड को रोटेट कर देते हैं। अब मान लो जैसे कि ये यहाँ पर, ऐसा हम कर सकते हैं कि ये यहाँ पर अभी खेती कर रहे थे, ठीक है, ये इस जगह पर खेती कर रहे थे जंगल को काट कर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खेती कर रहे थे। अब ये हो गई भूमि बंजर, तो ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट, मान लो इस जगह पर आकर खेती करेंगे, शिफ्ट। तो लैंड यहाँ थी, इसको रोटेट करके यहाँ आ गए, लेकिन फसल वही है। तो सोइल की फर्टिलिटी अगर खत्म हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी, तो ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट टू ब्रंट लैंड, मतलब जो जली हुई भूमि है, जिसको पौधों को काट कर, डिफोरेस्टेशन कर कर, तो शिफ्ट कर जाएंगे ब्रंट लैंड पर, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे इन्होंने जला दिए वहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे और वहाँ पर वापस क्या करेंगे? सेम क्रॉप लगाएंगे। क्या करेंगे? सेम क्रॉप ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सेम क्रॉप को सेम जगह पर कई सालों तक लगाया, यहाँ की भूमि खराब हो गई तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया, मतलब लैंड को रोटेट कर दिया, दूसरी जगह पर आ गए, जो जली, मतलब पेड़ों को जलाकर वहां पर सेम क्रॉप लगाना वापस शुरू कर दिया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ये जनरली होता कहाँ है? तो आपने देखा होगा, जनरली आप देखोगे तो झारखंड वाला क्षेत्र जो है वहां पर, एमपी में आप देखोगे, और नॉर्थन स्टेट जो है, मतलब जैसे कि आप उधर जाओगे मणिपुर वगैरह, या जो मेघालय वगैरह, जहाँ पर कई सारे जंगल है, कई बार आपने सुना होगा जंगलों में आग लग गई, वहाँ पर ट्राइब्स जो रहती है जंगल को काट कर ही खेती करती है। तो झारखंड हो गया, एमपी हो गया, नॉर्दर्न स्टेट हो गया, हमारे जो अ, उत्तरी राज्य है या पूर्वी राज्य है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न स्टेट या ईस्टर्न स्टेट, नॉर्दर्न नहीं, ठीक है, नॉर्दर्न नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे हम ईस्टर्न, नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, एरिया ऑफ नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हिली एरिया, हिली एरिया ऑफ नॉर्दर्न स्टेट, हिली एरिया मतलब जो पहाड़ी एरिया जहाँ पर बहुत सारे जंगल है, वहाँ पर ये काट काट कर खेती करते हैं। तो ये शिफ्टिंग का मतलब है लैंड रोटेशन, जहाँ पर एक ही प्रकार की क्रॉप उन्होंने लगाई, भूमि वहाँ पर उर्वरकता खत्म हुई तो इन्होंने जगह बदल दी, ठीक है, वहाँ से क्या हो गई? ये शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होकर वापिस सेम क्रॉप लगाना शुरू कर दी, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नंबर 3 पे आता है रिस्पॉन्स फार्मिंग। नंबर 3 पे क्या है? रिस्पॉन्स फार्मिंग, मतलब प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रिया खेती है, प्रतिक्रियात्मक खेती। प्रतिक्रियात्मक खेती का मतलब, रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रियात्मक या रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है रिस्पॉन्स फार्मिंग, ये स्टेवार्ट ने 1988 में दिया था। किसने दिया था? स्टेवार्ट ने 1988 में ये टर्म दिया था, याद रखना। ये जो टर्म है रिस्पॉन्स फार्मिंग, ये जो टर्म दिया था, ये दिया था स्टेवार्ट ने, कब? 1988 में, ठीक है, 1988 में ये टर्म इन्होंने दिया था, रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब होता है कि जो फार्मिंग हम कर रहे हैं वो किस आधार पर करना है? वेदर डाटा के एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्स फार्मिंग किस आधार पर है? ये किस आधार पर है? रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब यही है, प्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक का मतलब होता है सीधा सा कि पहले जितने भी मानसून आए हैं पिछले सालों में, उन मानसून का क्या करना है? एनालिसिस करना, मतलब मौसम का पूर्वानुमान लगाना। तो पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं? जब हमें पिछले 5 साल के 10 साल के मौसम की जानकारी हो कि कब मानसून आया था, कब नहीं आया था, उस आधार पर मानसून का पूर्वानुमान लगाकर उसके अकॉर्डिंग खेती करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल को मैनेज करना रिस्पॉन्स फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है? किस पर आधारित? बेस्ड ऑन वेदर डाटा, एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, एनालिसिस ऑफ
वेदर डाटा, मतलब मौसमी आंकड़ों के आधार पर, जो मौसम के जो आंकड़े हैं उनके विश्लेषण के आधार पर जो खेती की जाती है उसको रिस्पॉन्स फार्मिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन ऑफ मानसून, मानसून का पूर्वानुमान लगा रहे हैं, लेकिन किस आधार पर, एनालिसिस ऑफ प्री मानसून डाटा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा ऑफ प्री मानसून। तो पहले जो मानसून आए हैं उनके जो मौसमी आंकड़े हैं, मौसम के जो आंकड़े हैं, उस आधार का, उसका विश्लेषण के आधार पर जो है खेती करना, या विश्लेषण के आधार पर अपनी फसल को मैनेज करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रिडिक्शन, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, जो मौसमी डाटा का एनालिसिस है, डाटा के जितने भी हमारे पास जो आंकड़े हैं पिछले सालों के 10 सालों को, इनका एनालिसिस किया, विश्लेषण निकाला कि भाई मानसून इतने समय आ सकता है या इतने टाइम बारिश आ सकता है, हमें स्प्रे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो क्यों ज़रूरी है विश्लेषण करना पूरा। अभी मान लो, जैसे कि मान लो कि आज आपको दवाई छिड़कना है खेत में, है ना, लेकिन आपने पूर्वानुमान देखा, आपने देखा मौसमी विभाग के अकॉर्डिंग आपने जानकारी निकाली कि नहीं यार आज जो है पानी गिर सकता है 3 बजे से, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, आज जो है आप कीटनाशक का स्प्रे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने कीटनाशक का स्प्रे किया, पानी गिर गया तो दवाई धुल जाएगी, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब ये है कि पहले हम प्रिडिक्शन लगा लो, पूर्वानुमान लगा लो कि बारिश होने वाली है या नहीं, हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप को मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने क्रॉप को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब यही है, प्रिडिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ मानसून, मानसून का जो है प्रिडिक्शन, मानसून सीजन का कि कब आएगा, या रेनफॉल का। ठीक है, कि रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो कब आएगी। ठीक है, प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, मानसून का पूर्वानुमान लगा रहे हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा ऑफ प्री मानसून पीरियड एंड मैनेज क्रॉप अकॉर्डिंगली। तो यहां पर किस आधार पर, वही ये लिख लो, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा ऑफ प्री मानसून, ऑफ प्री मानसून पीरियड। ठीक है, तो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं मानसून की, मानसून सीजन की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मानसून सीजन का पूर्वानुमान लगा रहे हैं किस आधार पर, कि पूर्व में जो मानसून आया है उसके आंकड़ों, उसके मौसमी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें मैनेज करना है क्रॉप को, मैनेज क्रॉप अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली मतलब उसी के आधार पर, जो आपको पूर्वानुमान लग रहा है कि हमारी आज बारिश हो सकती है तो हमें स्प्रे नहीं करना है, उसी हिसाब से मतलब आपको क्रॉप को मैनेज करना है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग। ठीक है, मतलब आपके पास पहले से डाटा है, मौसमी आंकड़े आपके पास पहले हैं, मौसम के डाटा सारे हैं, तो आप ये पूर्वानुमान लगा सकते हो कि भैया आज हमें खेत में स्प्रे करना है, नहीं करना है, निंदाई गुड़ाई करना है, नहीं करना है, ये आप बता सकते हो, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिसीजन फार्मिंग। नेक्स्ट हम बोलेंगे क्या, प्रिसीजन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। साइट स्पेसिफिक फार्मिंग का क्या मतलब है बच्चा, या प्रिसीजन फार्मिंग का क्या मतलब है, इसको कीमती खेती भी बोलते हैं, कीमती खेती। क्या बोलते हैं इसको, कीमती खेती, मतलब अननेसेसरी हमें फालतू वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्थान विशिष्ट खेती, इसको हम बोल सकते हैं क्या, स्थान विशिष्ट खेती। स्थान विशिष्ट खेती का क्या मतलब है बच्चा, इसका सिंपल सा मतलब है बच्चा प्रिसीजन फार्मिंग का कि भैया जितने इनपुट की आपको आवश्यकता है, जितने रिकमेंडेड इनपुट की आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना अकॉर्डिंग टू लोकलाइज्ड एरिया। मतलब जिस एरिया में जितने इनपुट की आवश्यकता होती है या जितने टारगेट स्पेसिफिक इनपुट की आवश्यकता होती है उतना ही लगाना। फॉर एग्जांपल जैसे बीज दर, भैया आपके एरिया में अकॉर्डिंग टू जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मान लो 20 केजी पर बीघा या 20 केजी पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट है, तो आप उतना ही यूज करो
25-30 kg 40 kg डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लस फर्टिलाइज़र आपके इधर 15 kg पर बीघा चाहिए तो 15 kg पर बीघा ही आप फर्टिलाइज़र डालो। कीटनाशक पेस्टिसाइड का उपयोग भी अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट, अगर फसल को ज़रूरत है तो ही आपको फर्टिलाइज़र, फसल को ज़रूरत है तो ही आपको कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। इसी को बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम आती है, ठीक है, आप जो है रिसोर्स को बचा पाते हो, कंजर्व कर पाते हो आपके रिसोर्स को, ठीक, इसके रिसोर्सों को बचा पाते हो। फिर आप जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको मेंटेन रख पाते हो। तो मतलब क्या है प्रिसीजन फार्मिंग का? टारगेट स्पेसिफिक इनपुट का यूज करना, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पर? इसमें सबसे पहली चीज यूज ऑफ टारगेट स्पेसिफिक इनपुट। अब टारगेट स्पेसिफिक इनपुट का मतलब क्या है? वही इनपुट जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट में सीड हो गया, कि जितनी सीड की आवश्यकता है उतना ही सीड हम इस्तेमाल करें। फर्टिलाइज़र हो गया, जितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र दें। और जितना जो है हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ज़रूरत है उतना ही हम दें, ठीक है। ETC और भी इनपुट, जितने भी इनपुट हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ऑन लोकल बेसिस, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यूज ऑफ टारगेट स्पेसिफिक इनपुट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन लोकलाइज्ड बेसिस, ठीक है, लोकलाइज्ड बेसिस। तो भैया लोकल कंडीशन के आधार पर हमारी फसलों को जितने इनपुट्स की आवश्यकता होती है, जितने स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी हो सकती है, उसका इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो सीड है, हमें 10 kg सीड चाहिए तो 10 kg ही देना है, 15-20 kg नहीं देना, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही है। फर्टिलाइजर जितनी जरूरत है उतना ही दो, ठीक है। और जरूरत हो तो फसल की अगर मांग है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है फसल को, तो अदरवाइज नहीं देना कि भाई 15 दिन में देना है तो देना ही है, नहीं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड रिक्वायरमेंट है भैया कि हमारे इसमें इंसेक्ट पेस्ट लगे हुए हैं तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है, ठीक है। ETL को यूज़ करना है। तो इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये आपको मिनिमाइज कर पाओगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या कर पाओगे? मिनिमाइज कर पाओगे। दूसरा फ़ायदा क्या है? आप मेंटेन कर पाओगे इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेन, ठीक है। ज़्यादा आप देते हो तो भूमि क्षरण होता है, या हवा में उड़ के जाता है, यूरिया वगैरह नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, तो पोल्यूशन होता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को आप बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। और तीसरा कंजर्व रिसोर्सेस, तो जो भी रिसोर्स हैं आपके इनपुट्स है उनको आप बचा पाओगे। एक्स्ट्रा दे दोगे तो कोई मतलब नहीं है, जो रिसोर्सेज कम दोगे तो कुछ रिसोर्सेज आप बचा पाओगे, इनपुट्स को आप बचा पाओगे, ठीक है। तो ये जो है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग के बाद आपका आता है एक बोलते हैं आइडियो टाइप। क्या बोलते हैं? आइडियो टाइप। आइडियो टाइप जो है मतलब मॉडल प्लांट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मॉडल प्लांट, ठीक है, मॉडल प्लांट। तो आइडियो टाइप या मॉडल प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये किसने दिया? ये डोनाल्ड ने 1968 में दिया। किसने दिया? डोनाल्ड ने 1968 में दिया। आइडियो टाइप का मतलब क्या है बच्चा? आइडियो टाइप का मतलब होता है कि एक सिंगल प्लांट जिसके पास कैपेसिटी होती है बेटर प्रोडक्शन की अमंग द ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है। कि ग्रुप ऑफ प्लांट में से एक सिंगल प्लांट के पास क्षमता होती है बेहतर प्रोडक्शन देने की, बस शर्त यह है कि उन ग्रुप ऑफ प्लांट के बीच में कंपटीशन जो है लिस्ट से लिस्ट होना चाहिए, कम से कम कंपटीशन होना चाहिए। तो मतलब क्या है? आइडियो टाइप का मतलब होता है सिंगल प्लांट वुड गिव्स द बेटर रिजल्ट। जो सिंगल प्लांट है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? बेटर रिजल्ट दे सकता है, बेटर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट दे सकता है अमंग द ग्रुप्स, अमंग्स द ग्रुप्स, ठीक है। एक सिंगल प्लांट मतलब कई सारे प्लांट्स है अगर यहाँ पे हमारे पास, तो अगर एक सिंगल प्लांट के पास कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो बेटर रिजल्ट दे सकता है अमंग दी ग्रुप में से बेहतर रिजल्ट दे सकता है, बस कंप्यूटर क्या होना चाहिए कि व्हेन
द कंपटीशन इज लीस्ट कॉम्पिटिटिव, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रॉप हैज लीस्ट कॉम्पिटिशन विद द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उस क्रॉप हैज लीस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ दिस सेम टाइप ऑफ क्रॉप, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो सेम टाइप ऑफ प्लांट मतलब उसी के जैसे पौधे से कम उसका कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा कम होनी चाहिए, जिससे वो क्या हो, अपने ही बीज पौधों के बीच में बेटर रिजल्ट दे सकता है। इसको बोलते हैं आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट या मॉडल प्लांट। एक सिंगल प्लांट अपने ग्रुप, मतलब कि कई सारे लोग हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो उसमें से एक बेटर रिजल्ट दे सकता है सेम टाइप ऑफ ग्रुप में से अगर कंपटीशन कम हो, बेटर रिजल्ट दे सकता है अगर उनमें से कंपटीशन कम हो। फिर बात ही आती है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग क्या होता है बच्चा, टेरा फार्मिंग का मतलब होता है मार्स जैसा इन्वायरमेंट डेवलप करना ऑन दी अर्थ सरफेस। ठीक है, कैसा, मार्स जैसा, मार्स, ठीक है, मार्स जैसी कंडीशन डेवलप करना कहाँ पर, अर्थ इन्वायरमेंट में। तो डेवलपमेंट ऑफ मार्स कंडीशंस, ठीक, अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट, ठीक है, मार्स को डेवलप करना, ठीक है, डेवलप्ड, मार्स डेवलप्ड किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट्स। इसको बोलते हैं टेरा फार्मिंग। मतलब हमें क्या ना, मंगल ग्रह जैसी, प्लेनेट जैसी कंडीशन डेवलप करना, मार्स जैसी कंडीशन डेवलप करना अर्थ पर ही, इसको बोलते हैं टेरा फार्मिंग। जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है, ठीक है, बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया है और कुछ प्लांट है, ठीक है, बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स को डेवलप किया गया है अकॉर्डिंग टू मार्स, मार्स के लिए, ठीक है, मार्स जैसा इन्वायरमेंट डेवलप करके, ठीक, मार्स जैसा इन्वायरमेंट डेवलप करके क्या, बैक्टीरिया और प्लांट को ग्रो किया गया है। तो टेरा फार्मिंग का मतलब ये है कि पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह जैसा इन्वायरमेंट पैदा कर दो और वहां पर बैक्टीरिया और प्लांट को उगा कर देखो उगते हैं कि नहीं, उसको अगर हो जाए उसको बोलते हैं टेरा फार्मिंग। क्लियर है। टेरा फार्मिंग के बाद आते हैं नंबर 7 पे, हाइड्रोपोनिक्स। क्या आता है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है सोइल लेस कल्चर में खेती करना, ठीक है, फार्मिंग इन सोइल लेस कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, या ऐसा हम बोल सकते हैं, क्या आ जाएगा, फार्मिंग इन सोइल लेस कंडीशन। सोइल लेस कंडीशन में खेती करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता है, जो हाइड्रोपोनिक्स जो सॉल्यूशन होता है, ठीक, जो सॉल्यूशन होता है उसी के अंदर आप क्या लगाते हो, सॉल्यूशन कल्चर होता है, उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए। मतलब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है पानी भरा हुआ रहता है, ये ठीक है, पानी भरा हुआ रहता है, एक लाइन जुड़ी हुई रहती है इसमें अंदर कई सारे। अब इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, क्या डाले जाते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ था, ठीक है, क्या भरा होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा हुआ था इसके अंदर। और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इसके अंदर जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो सॉइल लेस कल्चर हो गया ये, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन कल्चर होता है उसी में जो है हम क्या करते हैं जनरली, क्या, जैसे जनरली आपने देखा होगा फ्लावर्स और ये वेजिटेबल्स है, ये जो है इसमें लगाए जा सकते हैं सॉइल लेस कल्चर में। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स, पानी में खेती करना, ठीक है, पानी में खेती करना। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्स कर्व। रिस्पॉन्स कर्व, रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, रिस्पॉन्स कर्व की कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया, ये दिया हॉलीडे ने 1950 में। किसने दिया, हॉलीडे ने दिया ये कॉन्सेप्ट 1960 में, 1960 में हॉलीडे ने दिया। अब इसमें क्या देखते हैं हम, रिलेशनशिप देखते हैं, क्या देखते हैं, रिस्पॉन्स कर्व में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन
प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड, उपज और प्लांट पॉपुलेशन के बीच में, मतलब पौध संख्या और उपज के बीच में, पौध संख्या और उपज के बीच में क्या देखते हैं, संबंध देखा जाता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स कर्व। अब संबंध दो तरीके से, एक तो होता है एसिम्प्टोटिक कर्व, ठीक, और दूसरा होता है पैराबोलिक कर्व। दो तरीके से ये देखा जाता है रिलेशन, ठीक है। अब पहली कंडीशंस क्या है कि अगर मान लो इंटायर ड्राई मैटर अगर इकोनॉमिक पार्ट है, एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है जनरली जो है आप बोल सकते हो सामान्य, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर इंटायर ड्राई मैटर, किसी फसल का पूरा ड्राई मैटर क्या हो, इकोनॉमिक पार्ट हो, ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड हो, पूरा का पूरा ड्राई मैटर। जनरली ऐसा किस में होता है, जनरली आप देखोगे तो फोडर क्रॉप में, किसमें, फोडर क्रॉप में या टोबैको में क्या होता है, इंटायर ड्राई मैटर जो होता है वो इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आता है कि अगर प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो यील्ड इंक्रीज होगी। रिलेशन क्या निकल के आता है, यहाँ रिलेशन निकल के आता है प्लांट पॉपुलेशन या प्लांट डेंसिटी, प्लांट पॉपुलेशन बोलो प्लांट डेंसिटी, अगर ये इंक्रीज होता है तो यील्ड जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटायर ड्राई मैटर, पूरा का पूरा जो ड्राई मैटर है वो अगर इकोनॉमिक पार्ट है, जैसे फोडर क्रॉप या टोबैको, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर ही है इसमें, पूरा जो पौधा है हरा, वही हमारा इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो उसकी अगर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं तो यील्ड बढ़ती है, ये एसिम्प्टोटिक कर्व बोलता है। पैराबोलिक कर्व ये बोलता है कि एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद, मतलब कि आफ्टर द रीचिंग ए लेवल, मतलब ये एक लेवल पर पहुंचने के बाद, ठीक है, ये तो हो गया। यहां पर क्या होता है पैराबोलिक कर्व में कि एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद, ठीक है, रीचिंग ए लेवल ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज द यील्ड इफ प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। एक लेवल ऑफ पॉइंट के बाद जो है यील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी अगर प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो ऐसा किस में होता है, एग्जांपल आप लोगे ग्रेन पर्पज के लिए अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, ग्रेन पर्पज के लिए अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, इनको अगर हम ग्रेन पर्पज के लिए लगा रहे हैं फोडर के अलावा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी बढ़ा देंगे तो जो है प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स करो दो टाइप का, एसिम्प्टोटिक का मतलब है कि अगर पूरा का पूरा ड्राई मैटर ही इकोनॉमिक पार्ट है तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ाएंगे उतनी यील्ड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ग्रेन पर्पज के लिए ले रहे हैं तो हम पॉपुलेशन अगर बढ़ाएंगे तो हमारी यील्ड कम होगी, क्योंकि प्लांट डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, पौधे को स्पेस नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, जो है पौधे को हवा नहीं मिलेगी, और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्लांट टू प्लांट, तो फिर यील्ड कम हो जाती है ग्रेन पर्पज से, ठीक है। चलिए अब इसमें अलग अलग रिस्पॉन्स देख देते हैं। क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है। क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। इसमें लीनियर होता है a प्लस बी एक्स। इसमें एक आता है मिस्चरलिस, स्पेलिंग देखना पड़ेगी उसकी, मिस्चरलिस, ठीक है, एक साइंटिस्ट है मिस्चरलिस, उसका भी रिस्पॉन्स करवा यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ठीक है, तो ये इक्वल टू वाई, अभी इक्वल टू वाई इक्वल टू, ठीक है, इनका y इक्वल टू चलता है। तो तीनों इक्वेशन है, कभी कभी इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी 1 माइनस 10⁻⁻ kx, ठीक है। तो ये तीन जो है रिस्पॉन्स की इक्वेशन भी है, इसको भी देख लेना जो आपको देखना पड़ेगी। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है आपका जीरो टिलेज। हालांकि ये अपन आगे जब पढ़ेंगे क्या, टिलेज, आगे टिलेज आएगा, जब भी आप पढ़ोगे तो टिलेज आएगा। तो जीरो टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये आया कहाँ से, तो पहले तो आया ये यूएसए से, कब, 1950 में,
कौन लेके आया, इसके फादर कौन है, इसके फादर है जीबी ट्रिपलेट, जीबी ट्रिपलेट इसके फादर है, ठीक है, गेबलर बी ट्रिपलेट। क्यों आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि डेट टाइम जो है, जो ऑयल है, डीजल पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो यहाँ पर मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट आया। पहली बार जीरो टिलेज जो है वो वीट में यूज़ किया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है, वीट क्रॉप में जीरो टिलेज सबसे पहले यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर जो रेसिड्यू है वो कितने रह जाते हैं इसमें, 50 से 100% तक अर्थ पर ही रह जाते हैं, 50 से 100% रेसिड्यूज कहाँ हो जाते हैं, ऑन सरफेस, सरफेस पर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी टिलेज जो है वो कम्प्लीटली अवॉइडेड होता है। प्राइमरी टिलेज क्या करते हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक भू परिष्करण जो है वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं, इसमें कम्प्लीटली अवॉइडेड, पूरी तरीक़ा से प्राइमरी जो है टिलेज नहीं किया जाता है। तो सेकेंडरी टिलेज करते हैं फिर, तो जो सेकेंडरी टिलेज है, द्वितीयक जो भू परिष्करण है टिलेज, वो जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, ओनली सीड बेड प्रिपरेशन, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करते हैं, और वो भी कहाँ करते हैं, रो जोन ओनली, रो जोन में, ठीक है, केवल केवल रो जोन में करते हैं, ठीक, रो जोन के अंदर करता है, मतलब जहाँ पर अपने को सीड की सोइंग करनी है वहीं पर करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है, केवल सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करते हैं, क्लियर है। तो फिर वीट कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वीट कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, तो वीट कंट्रोल के लिए यहाँ पर हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं, हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। जनरली कौन सा हर्बिसाइड, तो आप देखोगे पैराक्वाट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट का यूज़ करते हैं वीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जनरली यहाँ पर क्या एडोप्ट करते हैं, टील्ड प्लांटिंग, टील प्लांटिंग, टील प्लांटिंग एडोप्टेड, टील प्लांटिंग को अपनाते हैं। अब टील प्लांटिंग क्या है, टील प्लांटिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो क्लीन करते हैं रो को, ठीक है, रो जोन जो होता है या रो क्रॉप रो जो होती है, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले क्लीन करते हैं, क्लीनिंग ऑफ क्रॉप रो, जो रो है उसको क्लीन, मतलब ये सारा ऑपरेशन एक ही बार होता है, जो सेकेंडरी टिलेज अपन यहाँ कर रहे हैं ना सीड बेड प्रिपरेशन में, इसी के दौरान ये चारों ऑपरेशन हो जाते हैं टिल प्लांटिंग। मतलब पहले तो जो है क्या करते हैं, क्लीन करते हैं हम क्रॉप रोज को, फिर ओपन करते हैं सोइल को, ठीक है, क्या करते हैं, ओपनिंग ऑफ सोइल, सोइल को, सोइल मतलब जो रो की जो सोइल है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ सोइल फॉर सीड इंसर्शन। अब ये ओपन क्यों कर रहे हैं, सीड को इंसर्ट करने के लिए, सीड इंसर्ट करने के लिए, सीड को इंसर्ट करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लेसिंग ऑफ सीड, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेसिंग ऑफ सीड, प्लेसिंग ऑफ सीड, सीड को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्या कर देते हैं, कवरिंग ऑफ सीड, फिर क्या करेंगे, कवरिंग ऑफ सीड। और ये चारों ऑपरेशन जो है एक ही बार में होता है, सिंगल टाइम में, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सीड बेड प्रिपरेशन। जब सीडील यूज़ करेंगे तो सारा क्लीनिंग भी हो जाएगी, सोइल ओपन भी हो जाएगी, उसमें सीड भी गिर जाएगा और वापिस से सोइल कवर भी हो जाएगी, ठीक है, इसको टिल प्लांटिंग बोलते हैं। ये जीरो टिलेज। इसके बाद आता है मिनिमम टिलेज। ये कॉन्सेप्ट यूएसए से आया है ना, क्यों आया, क्योंकि उस समय ऑयल के जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम मिनिमम टिलेज करें, कम से कम करें। अब मिनिमम टिलेज करने का जो है मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं टिलेज को, क्या कर रहे हैं, रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन। अब रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सीड बेड कैसी है, मतलब कि हम यहाँ पर मिनिमम कर रहे हैं, मतलब उतना ही टिलेज कर रहे हैं मिनिमम नेसेसरी, रिड्यूस टिलेज फॉर मिनिमम नेसेसरी, कम से कम आवश्यकता अनुसार। अब कम से कम आवश्यकता क्या है, एक तो आ जाएगा आपका गुड सीड बेड, आपका सीड का जो बेड है वो अच्छा हो, इतने तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर सीड का बेड अच्छा होना चाहिए, जर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जर्मिनेशन अच्छा हो, उसके लिए हम कर रहे हैं मिनिमम नेसेसरीज। फिर क्या हो, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये सारा होना चाहिए, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ये तो इसके लिए हमें मिनिमम करना है।
तो यहाँ पर सेकेंडरी टिलेज हम करते हैं, वो भी मिनिमम टिलेज करते हैं, वो भी रूट जोन में ही करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है रेसिड्यूज की बात करें तो लगभग 30 से 50% तक जो है वो सरफेस पर रहता है, सरफेस पर 30 से 50% तक रेसिड्यू रहता है, क्योंकि कुछ तो आप करोगे यहाँ पे मिनिमम टिलेज करोगे तो कुछ तो रेसिड्यू हट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन 30 से 50% रेसिड्यू यहाँ पर रहता है। इसे एग्जाम पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। इससे क्या होता है, सोइल की कंडीशन भी इंप्रूव होती है। ठीक है, अगर हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो सोइल की कंडीशन इंप्रूव होती है, मतलब इन सिटू डिकम्पोजिशन होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मिनिमम टिलेज कर रहे हो तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट का होता है, इंप्रूवमेंट होता है किसका, तो यहाँ इंप्रूवमेंट होता है इन सिटू कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन ऑफ रेसिड्यूज, मतलब जो आपने अंदर मिला दिया है, जो आपने जो एक्स्ट्रा भूसा पड़ा वो अंदर मिला दिया, वो तो क्या बन जाएगा, डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगा, तो इससे आपकी सोइल फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। और वीट कंट्रोल के लिए यहाँ पर भी क्या करोगे, हर्बिसाइड का क्या यूज़ करोगे, हर्बिसाइड यूज़ करोगे। तो मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट भी 1970 कब आया था, ये 1974 में अमेरिका से, यूएसए से आया था, जब तेल के प्राइस बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, एकमात्र पॉइंट और है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ताप बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, वो गर्म हो जाती है बाय द सन हीट। समझना, ये हमारा सन है, ठीक है, सन से आती है रेडिएशंस, ये आती है रेडिएशंस, दो तरीके से समझ लेना। अब ये रेडिएशन आ रही तो मतलब यहाँ पर हमारी क्या है, ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, ये अर्थ की क्या है, सरफेस है, अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस और ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा है एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर गैस होती है CO2 जो कि 55% तक पाई जाती है, CH3 है जो कि 25% तक पाई जाती है, N2 मतलब क्या है, यहाँ पर एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं मीथेन, मीथेन जो है 25%, जिसको CH3 बोला, CFC 11% पाई जाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11% पाई जाती है, N2 और नाइट्रस ऑक्साइड जो है 4% तक पाई जाती है। ये कई सारी गैसेस यहाँ पर एटमॉस्फेयर में होती हैं। जब यहाँ पर ये रेडिएशन आती है, ठीक है, अर्थ से जो रेडिएशन आती है वो सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट करती है। जब ये जाती है तो यहाँ गैसों से टकराकर फिर नीचे आती है, फिर टकराती है, फिर नीचे आती है, फिर टकराकर फिर नीचे आती है। तो ये अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, वार्म हो जाता है। ठीक है, कौन सी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये सरफेस पे आके टकरा के वापस ऊपर जाती है। तो जब ऊपर जाती है तो ऊपर कई सारी गैस होती है, उन गैसों से टकराकर वापस अर्थ पे आती है, फिर टकराकर वापस अर्थ पे आती है। तो जिससे क्या होता है, अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और यही ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस है। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं या ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट बोल सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो डेवलप्ड कंट्री की बात करें, डेवलप्ड कंट्री, तो इसमें जो है मेन कारण है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स जो हमारी कार और गाड़ियाँ वगैरह चल रही है वो मेन कारण है। दूसरा जो है डेवलपिंग कंट्री की बात करें, जो हमारी इंडिया है, अभी हम डेवलपिंग फेज है, तो यहाँ पर डेवलपिंग फॉरिंग में डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, क्योंकि डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, CO2 इमिशन होता है। फिर डिफोरेस्टेशन के अलावा पेडी क्रॉप, क्योंकि पेडी क्रॉप से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, CH3 गैस निकलती है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलना। ठीक है, और क्या आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलना, नाइट्रस ऑक्साइड का निकलना, ये N2 का निकलना। ये कहाँ से निकलती है, लाइव स्टॉक, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, ये निकलना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलना। तो ये यहाँ पर इसका मेन कारण है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एग्रीकल्चर पर और वर्ल्ड में, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा। तो एक तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सरफेस जो है, अर्थ जो है वार्म हो जाएगी, अर्थ सरफेस क्या हो जाएगी, वार्म। दूसरा जो है आइस मेल्टिंग,
आइस जो है पिघलेगी। फिर क्या होगा, सब मर्जिंग इन कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र है वो डूबना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट सेंचुरी मतलब 1.4 फ़ारेनहाइट डिग्री इंक्रीज हुआ था और नेक्स्ट सेंचुरी में, अगले 100 सालों में ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज होगा। ये इफेक्ट इसके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चा, तो ये जो यूनिट 2 था जनरल एग्रीकल्चर का वो हमारा कंप्लीट होता है और अगला जो लेक्चर हम शुरू करेंगे वो एग्रोनॉमी सा।